कल हमने बच्चों 8th चैप्टर शुरू किया था ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और उसमें हम पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स विच आर कॉल्ड इंपोर्ट टैरिफ। In import tariff, we studied the different types of import tariffs. These are called the any policy which is used to restrict the trade are called the trade policy or commercial policies. Students are still here. And import tariff is duty on the imported commodity and export tariff is duty on the exported commodity. इसके अलावा हमने पढ़ा है वैल्यूरम tariff which is fixed percentage of the price or the value, specific tariff which is per physical unit, and compound tariff which is combination of these two. These are the different types of tariff imposed by developed countries on the imports of developing countries. And then we studied the partial equilibrium analysis of the tariff. इसमें हमने पढ़ा कि अगर एक नेशन फ्री ट्रेड के बजाय अपनी इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाती है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की वेलफेयर या कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या फर्क पड़ता है। इस डायग्राम में ब्लू कलर का ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एस एक्स सप्लाई कर्व है। ये नेशन 2 की बात हो रही है जो कि एक्स खुद भी थोड़ा कुछ प्रोड्यूस करती है लेकिन एक्स को ये इंपोर्ट भी करती है। डोमेस्टिकली इसकी प्राइस $3 थी। ट्रेड ओपन होने के बाद इस नेशन में जो प्राइस थी इसकी एक्स की वो थी $1 और जब इसने 100% टैरिफ लगाया तो प्राइस $2 हो गई और इसकी इम्पोर्ट्स जो सी हैं वो कम हो गई। पहले इसकी इम्पोर्ट्स थी 70 यूनिट ऑफ एक्स जो कंजम्पशन थी उनमें से 10 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर आप माइनस कर दें तो आपकी कंजम्पशन थी 60 यूनिट्स ऑफ एक्स। लेकिन जब इन्होंने टैक्स लगाया और प्राइस बढ़ के $2 हो गई तो 50 यूनिट्स इसकी कंजम्पशन थी और 20 यूनिट्स प्रोडक्शन, 30 यूनिट्स पीछे इम्पोर्ट्स रह गए। उसके बाद हमने ये देखा था कि प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस पे क्या फर्क पड़ता है। इसमें we studied that consumer surplus is area below the demand curve and above the price level, and price बढ़ने से ये जो ब्लू एरिया सब का सब कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? एरिया बिलो द प्राइस लेवल, ये बेनिफिट है एक तरह से प्रोड्यूसर का, एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो प्राइस बढ़ने से ये जो ब्लैक एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया था और कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस हो गया था। आफ्टर स्टडिंग द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, हमने इसकी इन रुपीज में कि रेवेन्यू कहाँ पे जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस में जो चेंजेस आई हैं उनमें हमने ये पढ़ा कि कंज्यूमर सरप्लस में से एरिया ए बी एच और जी जो सा वो माइनस हुआ। इस एरियाज में से ये एरिया ए सी जे जी जो कि $15 के बराबर है। $15 आप कैसे निकालेंगे कि ये $1 इधर से प्राइस में जो इजाफा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय दिस कम्युनिटी। यहाँ पे ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा लेकिन एनीवे ये $5 को शो कर रही है, $10 को, टोटल $15। ये कंज्यूमर सरप्लस में से कम हो गई, ये एरिया ए प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया था। ये जो एरिया सी है एम एन एच और जे ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में ऐड हो गया क्योंकि ₹1 प्राइस थी और एम एन 30 यूनिट्स से हैं वो एक्स की क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही थी। 30 यूनिट्स दरब $1 एक्स इज इक्वल टू $30 विच इज गोइंग टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। This area B and this area D, these are called dead weight loss, which are decreased from the consumer surplus but are not added to anywhere. These are the dead weight loss which are arise due to imposing duty on the free trade. These dead weight loss arise because production is shifted from the more efficient foreign producer to the less efficient domestic producer artificially. And this area is dead weight loss because we have increased the price and pushed the consumer out of the market which can buy this commodity at $1. And A and B and D are called the dead weight loss of the protection. In sum, the tariff redistribute income from the domestic consumer to the domestic producer
and from the nation abundant factor to the nation scarce factor. This leads to the inefficiency which are referred to the dead weight loss. आज हमने पढ़ना है द थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। कल वाले में से अगर आप घर से देख के आए हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may raise your hand, otherwise we will start next. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आप अभी फिगर समझा रही थी 8.3, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसमें समझ नहीं आई। ये डायग्राम, यस मैम, दैट वेट लॉस जो है उसमें मुझे नहीं समझ आई। एक मिनट। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप ये डायग्राम यहाँ से भी देखिए, यहाँ बुक के लिए अगर आपको ये स्क्रीन से नजर आ रही होगी। दिस फिगर शोज विद 100% import tariff on the commodity X price rises from the $1 to the $2 in nation 2। ये आपकी डायग्राम जो सी है, इसमें अगर आप देखें तो ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये $1 प्राइस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये इंटरनेशनल सप्लाई का हुआ है या फॉरेन नेशन का सप्लाई का हुआ है। जब आपने इसमें 100% टैरिफ लगाना है, 100% टैरिफ मीन प्राइस 1 से बढ़ के $2 हो जाएगी डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल, यहाँ पे ये डायग्राम इधर आप देखिए, बुक में भी इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, इधर भी आप देखिए मैंने यहाँ स्पॉट लाइन ऑन की। ये इसमें आप पहले सबसे अपने ये जब डायग्राम बनाएंगे आपने क्या करना है, ये डिमांड कर्व बनाना है, आप सप्लाई कर्व को फिलहाल निकाल दें, और यहाँ पे ये जो $1 प्राइस है इसको माइंड में रखें, और आप ये देखें कि प्राइस जब बढ़ के $2 होती है तो ये एरिया ए, बी, एच और जी ये कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने टैरिफ लगाया और कंज्यूमर सरप्लस को कम किया, तो इसका आपको फायदा क्यों हुआ है या नुकसान क्या हुआ है गवर्नमेंट ने अगर टैरिफ लगाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फिर जब हम सप्लाई का ड्रा करते हैं तो हम इस एरिया के डिफरेंट पोर्शन कर लेते हैं। ये जो एरिया है जो अबव द सप्लाई कवर उस नई प्राइस के नीचे है, ये हमें पता चल गया कि कंज्यूमर सरप्लस से निकल के प्रोड्यूसर सरप्लस में चला गया, क्योंकि प्रोड्यूसर को अब ज्यादा प्राइस मिल रही है। ये जो एरिया दरमियान में है MNHJ, अब आपकी इंपोर्ट्स, आपकी कंजम्पशन क्या है 50x और आपकी प्रोडक्शन है 20x। 50 में से आप 20 माइनस करें तो ये जो 30x है, ये यूनिट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हर इंपोर्टिंग यूनिट पे $1 प्राइस टैक्स है जो कि गवर्नमेंट ले रही है। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये जो $30 है ये इस एरिया में से कंज्यूमर सरप्लस में से कम होके ये प्राइस कंज्यूमर पे कर रहे हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही है गवर्नमेंट रेवेन्यू में। तो एरिया ए और एरिया सी तो फिर भी आपको पता चला कि कहाँ गया, लेकिन ये जो एरिया बी है ये किस लिए रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस हो गया, लेकिन ये गया कहीं पे भी नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने प्रोडक्शन जो सी है, जो आप फॉरेन से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, वो आपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इंपोर्ट करने कहा है कि प्रोड्यूस करें। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इतना एफिशिएंट नहीं था कि $1 पे वो इसको प्रोड्यूस कर पाता, वो सिर्फ $2 पे ये चीज सप्लाई कर पा रहा है। तो ये जो एरिया ये उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से वेस्ट हो गया, ये कहीं पे भी नहीं गया, कंज्यूमर सरप्लस से निकल गया, और प्रोड्यूसर की इनएफिशिएंसी की वजह से इट इज द डेड वेट लॉस ऑफ प्रोडक्शन। जबकि ये जो एरिया है 50 से 70 यूनिट, ये कंजम्पशन आपने रिड्यूस की है, उन कंज्यूमर को मार्केट से निकाल दिए $1 पे इस चीज को खरीद सकते थे, आपने डिमांड पैटर्न को डिस्टॉर्ट किया है, और अब आपकी वेलफेयर ये कंज्यूमर की कंजम्पशन सिर्फ 50 यूनिट्स रह गई है। तो ये एरिया एक तरह का कंजम्पशन डेड वेट लॉस है।
तो ये है आपका डेड वेट लॉस जो कि प्रोटेक्शन की वजह से अराइज किया। ठीक है, अब आगे हम इसका शुरू करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में आप बुक से इसे निकाल के देखिएगा, वहाँ ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। अगर बल्कि मैं इसको भी बुक ही खोल लेती हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इसमें इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट ये है कि अगर एक नेशन जो सी है वो कोई भी चीज जो इंपोर्ट कर रही है और वो इनपुट के तौर पे यूज हो रही है, उसमें कोई ड्यूटी भी ना लगाए और उसी इनपुट को यूज करके जो फाइनल कमोडिटी बनी हुई है उस पर आप ज्यादा ड्यूटी इम्पोज कर दें, तो जो प्रोड्यूसर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि उसे प्राइस ज्यादा मिल रही है, वो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन उससे ज्यादा होता है जितना कि बजाय टैरिफ नजर आ रहा होता है। टैरिफ देखने में कम लग रहा होता है, लेकिन प्रोड्यूसर को आप जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो ज्यादा होती है। इसको आप इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको स्टडी करें, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि आप सपोज कि $80 आप इम्पोर्टेड वूल आप मंगवाते हैं, कि एक वूल आपने मंगवाई है जो कि कोई भी सूट या ड्रेस बनाने में इस्तेमाल होगी और उसकी प्राइस $80 है। आप इस पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाते। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है उससे एक ड्रेस बना के सेल करता है जो कि $100 का है। अब नेशन जो सी है, ये कंट्री जो है उस पर 10% उसकी फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी इम्पोर्ट पे 10% आपने टैक्स लगा दिया। अब इम्पोर्टेड सूट की प्राइस जो सी है इस नेशन के लिए कितनी हो गई है, $110। अब ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है ये $80 की वूल मंगवाएगा और $80 की वूल जो सी है वो यूज करके एक ड्रेस तैयार करेगा जिसकी असल प्राइस $100 है। इस प्रोड्यूसर ने उसमें जो वैल्यू ऐड की है वो सिर्फ $20 है। वो जो $20 है वो इसका टोटल वैल्यू एडेड है जो सिर्फ इस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने उसमें ऐड की है। लेकिन जो इसकी सेल है वो क्या है कि वो इसके प्राइस को $100 के बजाय बेच रहा है $110 पे। तो डोमेस्टिक प्राइस में इसमें $10 जो प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो उसका जो वैल्यू एडिशन था वो देखें तो उसका 100% बनता है। इस प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की है उस मूल में, सिर्फ $20, लेकिन इसको प्राइस $110 मिल रही है, जिसमें से $80 तो वो दे देगा उस डोमेस्टिक उसका इंपोर्ट पे जो उसने वूल इंपोर्ट की है। बाकी उसका वैल्यू एडिशन $20 उसने खुद ऐड किया था, $10 उससे साथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वो जो $10 है वो देखें तो $20 का 50% बनता है। मतलब आप उसने सिर्फ 20% वैल्यू ऐड किया और आप उसको जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो यहाँ पे ये देखिए 50% प्रोटेक्शन है जो आप उसे दे रहे हैं कि $10 वो जो टैक्स की वजह से उसको एक्स्ट्रा प्राइस मिल रही है, $20 से उसे डिवाइड करें जो उसने वैल्यू ऐड किया है, तो ये 50% प्रोटेक्शन बनती है। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो 50% है, जबकि देखने में टैक्स जो सा नजर आ रहा है वो ये टैरिफ वो सिर्फ 10% है। इसको आप इस फार्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू मेजर द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, दिस फार्मूला इज गिवन। G is the rate of effective protection. T is the nominal tariff rate on the consumer of the final commodity. AI is the ratio of the cost of the imported input to the cost of कुछ बच्चे कह रहे हैं ये व्हाट्सएप पे इधर मैसेज कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है और क्लास नहीं ली जा रही। बच्चों का जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एंड पे ये स्लाइड्स देख लेंगे और चैप्टर रीड करेंगे। अब ये ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम तो आता ही रहता है बच्चों को, लेकिन काफी सारे बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और वाकई क्लास लेना चाह रहा है और ली नहीं जा रही, वो सीआर को अपना
रोल नंबर भेज दे, वो बाद में मुझे अटेंडेंस के साथ उसका रोल नंबर अलग से लिख के भेज देगा। बाकी क्लास में 38 बच्चे हैं, लेकिन अटेंडेंस मेरे पास सिर्फ 27 की आई हुई है अभी तक। ये सिंपल सा फार्मूला ही आपने याद कर लेना है। ए आई जो सी रेशियो है किस चीज की, इंपोर्टेड इनपुट जो उस चीज की प्रोडक्शन में यूज हुई है उसकी फाइनल प्राइस से क्या रेशियो है, जो और टी आई द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट। इम्पोर्टेड इनपुट पे कोई टैरिफ है या नहीं। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है उसके हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अब ये देखिए कि हमारे पास टी क्या है, 10% टैरिफ लगाया था, टी इज इक्वल टू 10%। 10% मीन 10 डिवाइडेड बाई 100, आप इसे 0.1 यहाँ पे लिखेंगे। ए आई क्या है, रेशियो ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट की प्राइस डिवाइडेड बाय 100, 0.8 आ जाएगा। टी आई टैक्स ऑन इम्पोर्टेड इनपुट, ये 0 आ गया। तो आपके पास जी इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0, टी आई यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8। इस सारे को आप सॉल्व करें तो 5.5 आंसर आता है, जिसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50% आपके पास टैरिफ रेट आ जाता है। तो इसमें डिफरेंट ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारी आपने सॉल्व करके देख लेनी है। छोटा अगर आपके एग्जाम्स होंगे तो मैं भी मैं इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्यूशन के लिए दे दूं। जनरलाइजेशन, जनरली अगर आप उस फार्मूला को सामने रखें तो आपके पास ये कुछ कंक्लूजन आ जाते हैं, जिनमें ये है कि ए आई अगर 0 हो तो आपका रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन आपके नॉमिनल टैरिफ जो कि आपने फाइनल गुड पे लगाया है उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ए आई, बच्चों आप अपने रोल नंबर बार बार मुझे मत भेजें, आपको आवाज नहीं आ रही, जो भी प्रॉब्लम है फिलहाल आप अपने नंबर सारे के सारे जो से सी आर को भेजेगा अपना प्रॉब्लम भी, एंड पे जब वो मुझे अटेंडेंस भेजेगा तो वो। और क्या सारे बच्चों को आवाज नहीं आ रही, देन यू हैव टू रेज योर हैंड। ये थोड़ा सा रहता है, इसको देख लें। इस चैप्टर में आज हमने इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। अच्छा, फॉर द अगर आप इफ इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन विल बी ग्रेटर when the when the tax on the final commodity T will be higher. इसी तरह effective rate of protection G will be larger if the value of AI is higher. Again, the value of G will exceed the T. G की वैल्यू T से ज्यादा होगी। मैं बाकी दरमियान में से काट के आपको फिक्रा समझा रही हूँ कि रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन की वैल्यू टैरिफ से ज्यादा होगी उस सिचुएशन में जब टी आई जो कि टैरिफ ऑफ इनपुट है इज स्मॉलर देन द टी। बाकी आप इसको सारे को मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। व्हेन ए आई टी आई इज मोर देन टी द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन विल बी नेगेटिव। इसको आप दोबारा समझें कि ए आई रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स ऑन इनपुट, इन दोनों ये जो वैल्यू है ये वाली, ये अगर नॉमिनल टैरिफ जो कि फाइनल गुड पे टी है इससे ज्यादा हो जाए तो आपका रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन नेगेटिव हो जाता है। इसमें दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडेड होता क्या है। डोमेस्टिक वैल्यू एडेड मीन कि आप फाइनल कमोडिटी की प्राइस में से जो आपकी इंपोर्टेड इनपुट्स हैं उनकी प्राइस निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा डोमेस्टिक वैल्यू एडेड। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप माइंड में क्लियर करें, आपकी बुक में भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। While the nominal tariff rate is important to the consumer, the effective rate of protection is important for the producer because it indicates how much protection is usually provided to the domestic processing of the import competing commodity. के consumers के लिए क्या चीज़ important होती है कि उनको कितना टैरिफ लगाया गया है ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने कितनी प्राइस देनी है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये अहम है कि उनको टोटल रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या मिल रहा है। सेकेंडली, द इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ
प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूसर इन स्टिमुलेटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। असल में इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन किस लिए होता है? अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो उस कम्युनिटी की जिसे असल में आप इंपोर्ट कर रहे हैं। Whenever the imported input is admitted duty free or a lower tariff rate is imposed on the imported input, then on the final commodity produced with the imported input, the effective rate of protection will exceed the nominal tariff. कि आपकी imported जो भी चीज़ है उसे या तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं या उस पर जो टैरिफ है वो कम है और फाइनल गुड पे टैरिफ ज़्यादा है, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन उस टैरिफ से ज़्यादा होगा जितना कि आपको नजर आएगा। ये जो डायग्राम है ये यूरोगा अराउंड क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये उससे पहले जो डिफरेंट कंट्रीज की आपस में मीटिंग्स होती थी कि ट्रेड को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो ये डिफरेंट रेट शो किए हुए हैं कि रॉ मटेरियल पे, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स पे यूरोगा अराउंड से पहले और यूरोगा अराउंड के बाद टैरिफ कितना था। ये जिसमें ब्लू कलर है ये यूरोगा अराउंड के बाद का रेट टैरिफ शो करता है और ब्लैक कलर जो है वो बिफोर यूरोगा अराउंड डिफरेंट चीज़ों पे जो टैक्स था उसको शो कर रहा है। ये आप रॉ मटेरियल पे देखें कि कितना कम हुआ है, उसके बाद सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे, जबकि फिनिश प्रोडक्ट्स पे उल्टा बढ़ा दिया गया है, पे भी कम हुआ है आफ्टर यूरोगा अराउंड। यानी कि फ्री ट्रेड इसके बाद बढ़ी थी और WTA का पर्पस भी ये ही है। ये वो फार्मूला जो हमने अभी किया था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये डिफरेंट खाली जगह छोड़ी हुई है कि इन पे आप खुद वैल्यू इनपुट करें, जो कि मैंने आपको अभी बुक से एग्जांपल दिखाई है और इसको सॉल्व करें। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन द स्मॉल कंट्री, ये अगर हमने ऐड करना हो तो ये हम कल करेंगे, अदरवाइज इस चैप्टर में से बाकी चीजें। हाँ, स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम ये कहती है कि आप टैरिफ लगाएं तो आपका वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि इंपोर्टेड गुड्स की कंपीटिंग कमोडिटी के तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती है। इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, लार्ज कंट्री केस हमने नहीं करना। कल हम इसमें स्मॉल कंट्री केस का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखेंगे और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स एंड न्यू प्रोडक्शन का चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें से जो हमने पढ़ा है अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लास में इस वक्त सिर्फ 36 बच्चे हैं, बाकी जिनका प्रॉब्लम है वो CR को बता दें। CR पर अटेंडेंस तो सारी क्लास की भेज देते हैं, जबकि क्लास में इस वक्त हमारे पास 35-36 बच्चे होते हैं। एनीवे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्लास अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं, टाइम भी थोड़ा है पीछे।